कल डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात कर रही थी। और लास्ट में क्वेश्चन देकर गई थी मैं आपको, NH3 मैंने बोला था कि इन दोनों में से एक तो ध्रुवीय है और एक अध्रुवीय है। मैंने बोला था कि बताना मुझे कि कौन सा ध्रुवीय और कौन सा अध्रुवीय है। मैं जरा इसको देखूं तो देखना, पिरामिडिया इसकी शेप होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्या होता है, 107 डिग्री इसका बंद कोण है। देखना भाई, बोर्ड पे हम ऐसे ही बनाते हैं इसको, ठीक है। NF3 की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम बनेगी। और बहुत ज्यादा पूछता है, उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो रही है कि NH3। अभी देखते हैं आंसर क्या, फिर क्वेश्चन बताती हूँ किस हिसाब से पेपर में पूछा गया है। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है या नाइट्रोजन की? मेरा एरो किधर की तरफ आएगा? सेम यहां भी ठीक है। चले जाओ, चले जाओ, कोई भी दो। अच्छा देखो, यहां लॉन पेयर है, ठीक है। ये कंफर्म पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो पहले ही धनी होता है। इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत है, तो ये डेफिनेटली बात है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका एरो उधर की साइड जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? इधर एरो पूरी डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन किधर जा रही है? म्यू का मान जो है 0 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। क्या हो गया? ध्रुवीय। इसमें देखना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो नीचे की साइड आएगा एरो, और लॉन पेयर होने की वजह से एरो ऊपर चला जाएगा। नीचे एरो, ऊपर एरो। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। और मी इक्वल टू क्या आएगा? 0। अध्रुवीय। पेपर में पूछता है NH3 की तुलना में सिद्ध करो NH3 ध्रुवीय है और NF3 अध्रुवीय है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डायग्राम बना के दिखाने पड़ेंगे और थोड़ा बहुत थ्योरी लिख देना। क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की, NH3 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, द्विध्रुव की दिशा है, वो नाइट्रोजन की तरफ आएगी और लॉन पेयर के होने की वजह से एरो ऊपर की साइड जाएगा और इस तीर की दिशा कहते हैं इसे। और ये क्या होगा? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से ये कैसा होगा? ध्रुवीय है। जबकि NF3 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से एरो नीचे की साइड आएंगे और लॉन पेयर होने की वजह से एरो ऊपर जाएगा। दिशाएं एक दूसरे के विपरीत
ठीक है, आ रही है ना? ये तो था आपका डाइपोल मूवमेंट। इस तरीके से आपकी ये यूनिट यहां खत्म हो चुकी है, जिसमें से देख लेना पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत के अभिरहित बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। H2 अणु बनने की व्याख्या आप किस प्रकार करोगे वो मिलेगा। ठीक है, बताया था ना मैंने, जब दो समान विद्युत ऋणता के परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। दोनों एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से ना तो अमाउंट भी मतलब सेम अमाउंट रखते हैं, मात्रा दोनों की सेम है, लेकिन दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या होंगे, ना तो वो बंद पूरी तरीके से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जुड़ पाएंगे, ना ही रिपल्सन फोर्स की वजह से दूर जा पाएंगे। तो क्या होगा, एक साम्य दूरी विस्थापित हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। और अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो ध्यान रखना फिर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। ये तो था H2 अणु बनने की व्याख्या मैंने जो की थी। उसके बाद में मैंने आपको अति व्यापन समझाए थे, एस अति व्यापन, एस पी अति व्यापन। मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग में बोल नहीं रही हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ पढ़ने आए हो तो पढ़ो, नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। समझ में आ रहा है कि एक तो मैं बोल नहीं सकती हूँ बीच में, यहाँ रिकॉर्डिंग में सब जाएगा कि मैडम चिल्ला रही हैं, या तो फिर ये कर दें कि कोई आए ही नहीं क्लास में, जाओ और ऑनलाइन लो। यही चाहते हो कि मैं सर से यही बोलूँ कि नहीं सर मैं आज यही कह रही थी मैडम से, फर्स्ट ईयर की क्लास आप जान के बात करते हैं जबरदस्ती, जबकि पता है कि चलो ऑफलाइन चल रही हो तो डांटा भी जा सकता है, ऑनलाइन में तो डांट भी नहीं सकते भाई, समझा करो ये वाली चीज। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एस अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, PP समाक्षी अतिव्यापन, PP समपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, ये तो फिर भी बहुत कम पूछा जाता है, ये ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद मैंने आपको संकरण की थ्योरी बताई थी। संकरण की थ्योरी में मैंने जो विदाउट लॉन पेयर के जो एग्जांपल्स थे वो कराए थे। फिर मैंने बताया BSEPR से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना पेपर में। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से आता है। और इसके बाद में BSEPR के बाद में आपकी MOT है, इससे भी क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। डाइपोल मूवमेंट से चाहे आए चाहे ना आए, BSEPR और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन 500% आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको कहा था आयनिक सॉलिड के अंदर, मैंने आपको बताया था ना, आयनिक सॉलिड के अंदर जैसे क्वेश्चन किसमें से बनता है, जैसे क्वेश्चन आयनिक सॉलिड में से आपका बनता है, एक तो बोर्न-हेविट साइकिल में से, एक क्रिस्टल डिफेक्ट में से, और एक क्वेश्चन आपका रेडियस रेशियो में से। त्रिज्यानुपात आपका एक टॉपिक था, जालक दोष क्रिस्टल डिफेक्ट, और एक था आपका बोर्न-हेविट साइकिल। और अगर अथवा में देखो तो मेटेलिक बॉन्ड में से क्वेश्चन आता है, धात्विक बंध में जो आपने बैंड सिद्धांत पढ़ा था उसमें से। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से बनते नहीं है। देखो ये तो पकड़ने के तरीके होते हैं, पढ़ना तो सब है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाँ किस पर ज्यादा फोकस करना है, वो चीज बता रही हूं मैं। और हर यूनिट के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से ये पढ़ जाना। अगर आप BSEPR और MOT कर जाते हो तो आपको कोई भी और टॉपिक करने की आवश्यकता है नहीं, आराम से आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो अगली यूनिट है जिसका नाम है, देखो भाई, S ब्लॉक, P ब्लॉक आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, D और F ब्लॉक आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक में। इसके अलावा थर्ड ईयर में कुछ भी क्लैश नहीं करता है। थर्ड ईयर में हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेशन, मतलब D ब्लॉक एलिमेंट का विभाजन, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। बाकी वहां तो एक भी आवर्त सारणी वहां खत्म हो जाती है थर्ड ईयर में। एस ब्लॉक और P ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी क्या होती है। आवर्तिता का मतलब है कि परमाणविक त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्याएं क्या होंगी, आयनन विभव क्या होंगे, विद्युत ऋणताएं किस प्रकार से होंगी, क्षारीय गुण किस प्रकार के होंगे, अम्लीय गुण किस प्रकार के होंगे, संकुलन प्रवृत्ति कैसी पाई जाएगी, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जैविक तंत्र में भूमिका पढ़ेंगे कि जैसे आपकी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, जैविक तंत्र में हम भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। सब ध्यान रखना, हमारे जो शरीर के अंदर जो क्रिया चल रही है, जब आप खाना खाते हो, खाना त्याग करते हो, इन सब में हमें जरूरत होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की।
वो होता है जैविक तंत्र में। मैं जो जिस पर मैं फोकस कर रही हूँ ना पेपर में, उस पर ध्यान रखो। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जैविक तंत्र में भूमिका, इतनी बार आया है पेपर में, हर साल या तो 2 नंबर में या 3 नंबर में वो अवश्य पूछता है। इसमें एक बनता है क्राउन ईथर, क्राउन ईथर में पढ़ेंगे हम अभी अभी बाद में जब हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आपके आते हैं इसमें हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट में, और कुछ इनके अभिक्रियाएं देखेंगे। ज्यादा अभिक्रियाएं ये करते नहीं है, तो उसमें से देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट किस प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं, वो पढ़ना है। एस ब्लॉक एलिमेंट एक इसके साथ है आपकी, इस यूनिट के साथ इसका सेकंड चैप्टर है पीरियोडिसिटी इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिस दिन मैंने यूनिट का डिवाइडेशन बताया था तब मैंने कहा था कि आयनिक सॉलिड मेटेलिक बॉन्ड एक यूनिट है। धात्विक बंध में देखो आयनिक सॉलिड जो है वो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आपको 4 5 6 टॉपिक कराए मैंने। उसके अलावा उसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मेटेलिक बॉन्ड में से। सेकंड यूनिट में मैंने आपको 2 करा दिए, एक तो आपको करा दिया सह संयोजक बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और सेकंड पार्ट इसका मैंने क्या कराया, सेकंड पार्ट आपको मैंने कराया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। थर्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट, और इसके अथवा में है पीरियोडिसिटी इन पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की आवर्तिता ध्यान रखो, जहां पीरियोडिक टेबल आ जाए वहां पे वो हमेशा एक्सप्लेन वाई के सवाल पूछता है, कारण सहित व्याख्या के क्वेश्चन। अब देखना एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो देखो हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट में नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन कहीं नहीं आता है, तो हाइड्रोजन का अध्ययन हम नहीं करेंगे। हमारी शुरुआत होती है फर्स्ट ए वर्ग से, लिथियम, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इस पीरियोडिक टेबल में मैंने पहले भी कहा था कि आवर्त सारणी पढ़ने से पहले आपको इसके कंसेप्ट समझने होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट से रिलेटेड ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। वो सीधे सीधे पूछता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए, कारण सहित बताओ। 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। देखो ऐसे आता है पेपर में, ऐसे नहीं आता कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अभी जब मैं जिस दिन आपको यहाँ पे पेपर में आपको यहाँ पे ला के दिखाऊंगी, जब आप पेपर देखना खोल के कि किस प्रकार बनता है। छोटे छोटे से पेपर आते हैं व्हाइट पेपर पे बने हुए, उनको आप आराम से, इस पे ब्लैक प्रिंटिंग होती है। उस पे क्या होता है कि आप देखोगे ना तो उसके बाद देखोगे कि ऐसे यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आया, उसका ए बी सी और डी, समझ गए। ये 4 क्वेश्चन इसमें, फिर सेकंड में फिर दूसरे 4 क्वेश्चन। इस प्रकार से पेपर बहुत लंबा आता है, छोटा पेपर नहीं आता है, ध्यान रखना। तो उसमें पूछता है कारण सहित व्याख्या करो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है। एक्चुअली में आप एक चीज ध्यान रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टेबल जो वर्ग है वो है 18वां वर्ग। ध्यान रखो जिनका अष्टक पूर्ण होता है वो सारे के सारे स्थायी एलिमेंट है। समझ में आ गया। जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके स्टेबल, क्योंकि इनका सबका अष्टक पूर्ण होता है। इस पीरियोडिक टेबल में एकमात्र ऐसी, ये जो एकमात्र ऐसे तत्व हैं जो 18वें वर्ग में रखे गए हैं, वो ही एकमात्र ऐसे वर्ग के तत्व हैं जो कभी भी क्रिया नहीं करते हैं किसी के साथ। अरे आवश्यकता क्यों, जब उनका ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट क्यों क्रिया करते हैं, क्रिया इसलिए करते हैं कि मैं कोई
तो ढीला क्यों है इतना? आ रही आवाज? तो इसको तो मैंने ये इसी वजह से हाथ में ले रखा है कि ये काम नहीं, अपने आप ही हो जाता है क्या ये? तो देखो इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, समझ गए? तो यही कारण है, देखो 3 हाइड्रोजन आता है ना सबसे पहले, हाइड्रोजन का होता है 1। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि परमाणु क्रमांक बताने में अभी कभी आपको गलती नहीं होगी अगर आपको ये आता होगा। फिर आप इस दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट मुझसे पूछो, आपसे पूछूं, आपको डेफिनेटली बता दोगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा कैलकुलेट करने में, पर गलती नहीं होगी। देखो कैसे, हाइड्रोजन में 1 और 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद 8 का अंतर है 11, ऐसे कॉन्टिन्यूसली 19, 19 के बाद देखो कौन सा एलिमेंट 32वां एग्जैक्ट लेना है। देखो कैसे, 1 के बाद 2 गिनोगे तो 2, 3, दूसरा, ऐसा नहीं 2, 3, 4, 2 छोड़ के नहीं, दूसरा ही लेना है। जैसे 3 के बाद आपको 11 लेना है तो 8 गिनने हैं। देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वां 8, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, अभी 8 एक और रह गया ना, 11 और 8 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18वां आएगा नहीं 19, ठीक है। सही है, सही है, सही है। 11 और 8 19, 19 के बाद में 18 गिनो 37, फिर 18 गिनो फिर 32, यानी कि 119वां जब उसने पूछा था तो ये आएगा 87 के बाद वापस 32 गिनिए और 32 गिनोगे तो वो आएगा 37, 87, 97, 107, 117 और 2 और 18 और 19, 119वां आएगा आपका क्षार धातुओं के वर्ग में। ये पूछा था पेपर में। ऐसे पूछते हैं पेपर में कि आप थोड़ा, आपको चीजें आती है कि नहीं आती, कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशंस कैसे। बाकी ये चीजें लिखने की नहीं होती कि बचपन की चीजें बताऊं कि हुंडे एवं पाउलिन के अनुसार 1s2 2s2 2p6, ऐसा नहीं लिखना होता है पेपर में कभी भी। पेपर में अगर आप ऐसे लिख दिया ना तो इसका मतलब आपको आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो कि हाँ भाई जो जिसको नॉलेज है। अब ये कंफर्म पता, यहां से पता कितनी सारी चीजें पता चलेंगी। देखो यहां से कॉन्टिन्यूसली 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी कोश कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, समझ रहे हो? यहां से पता चल रहा है कोश बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है, एस में प्रवेश कर रहा है, इसलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है। सारी डेफिनेशन सुनते चलना। एस ब्लॉक के एलिमेंट ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, एस कोश में प्रवेश करता है। इन्हें क्षार धातु भी कहते हैं क्योंकि ये जल के साथ मिलकर, ये प्रयोगों से निर्धारित होती है चीजें, जल के साथ मिलकर क्षारीय विलयन बनाती हैं। कैसा विलयन बनाती हैं? इसलिए इन्हें क्षार धातु कहते हैं। ये तो थे आपके 2 क्वेश्चन जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं किस प्रकार, ध्यान रखना, इससे ये अगर याद रहेगा तो आपके सारे क्वेश्चन याद रह जाएंगे। आकार कैसे बढ़ेगा, परमाणविक त्रिज्याएं कैसे बढ़ेंगी, क्षारीय गुण कैसे बढ़ेंगे, संकुलन प्रवृत्ति पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, क्या होगा, मतलब ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे। तो ये वाली चीजें, और इससे क्या पता चलता है कि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस सारे में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो केवल अपना इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। ये केवल क्रिया किसके लिए कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और सोचो ये पेपर में आ जाए कि वर्ग में पूरी आवर्त सारणी में क्षार धातु, पूरी आवर्त सारणी में क्षार धातु ऐसे कौन से वर्ग के एलिमेंट हैं जिनके साथ क्रिया करने की प्रबल इच्छा रखेगी? इमेजिन करो। क्या बताना है दोबारा? इसको मैडम ठीक करो, इस पे टेप चिपकाओ, इस पे आज टेप चिपका देना है ना, जिससे क्या है कि ये नीचे नहीं हो बार बार, बस और कुछ नहीं। हाँ अरे भाई जो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा उसके साथ क्रिया करेगी ना, 1 इलेक्ट्रॉन रख रही है, ये कैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है अपना, और 1 इलेक्ट्रॉन इस आवर्त सारणी में चाहता कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यही कारण है कि HCl, NaCl, LiCl सारे के सारे ऐसे ही बनते हैं। क्यों बनते हैं, कारण समझ गए? तो ध्यान रखना, ये तो था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस प्रकार हम क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या बताना था दोबारा? अब बताओ क्या, और एक बार रिजॉइन करो फिर वापस डिस्कशन करते हैं।